सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम लोग वन शॉट वीडियोस चला रहे हैं और पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ में जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं जो हम ऐसे कहें कि आप लोग 11th क्लास को पढ़ाते भी और 11th क्लास की किताबों में पढ़ा भी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इन चीज़ों पर डिस्कशन करने का समय न हो करके हम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो बातें आपके पीजीटी लेवल पर एग्जामिनेशन को बहुत बेटर बनाती हैं। और ये जो नोट्स हैं ये हमारे पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर केमिस्ट्री नोट्स के नाम से। इन्हें अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हो और साथ ही साथ अपने मोबाइल से सेव करके इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो केमिकल बॉन्डिंग आखिरकार केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये बात तो हमें पता ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एटम एटम आपस में जब मिलते हैं तो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर एक एटम, ये हमारा एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये दोनों एटम अगर मिलते हैं तो फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी के बीच जो बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर बात स्टेबिलिटी से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी बॉन्ड इसलिए बनता है कि वो स्टेबल हो जाए, मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल उसका जो है डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान देना कि एनर्जी लेवल को घटाना है, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाए और नोबल गैस कन्फिगरेशन को गेन कर ले। तो ओवरऑल ये सब बातें तो आपको जानकारी में है ही। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड जो है वो डिवीजन है केमिकल बॉन्ड के। यानी कि केमिकल बॉन्ड के टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और मेटेलिक और हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनमें सबसे पहली बात हो जाती है हमारी आयनिक बॉन्ड की। अब आयनिक बॉन्ड में सिंपल आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। यहाँ बहुत बड़ी बात आपको बताने की नहीं है क्योंकि आयनिक बॉन्ड लगभग सभी को जानकारी में। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन में क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है कि सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है लेटेस्ट एनर्जी से तभी घुलेंगे, उससे पहले नहीं घुलेंगे। तो इस पॉइंट को आप पीजीटी पॉइंट लिख सकते हो। ये पीजीटी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको आप ध्यान से वहीं पर देख लीजिएगा। बॉर्न-हैबर साइकिल भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली आपको पता ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और नॉन पोलर और पोलर दो कैटेगरीज होती है। नॉन पोलर में हमेशा जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। नियरली सेम या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है और ये कितने टाइप का होता है पता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, यहाँ 4, 6 वो सब आपको जानकारी में है और यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो लिक्विड सॉलिड गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। नॉन पोलर में सॉलेबल हो जाते हैं जबकि पोलर में नहीं घुलते हैं, जबकि पोलर वाले अगर कोवेलेंट है तो घुल जाएंगे, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। पोलर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। ग्रेफाइट बैड गुड कंडक्टर होता है, बाकी रिमेनिंग बैड कंडक्टर होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड को लेफ्ट कर दीजिए, बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एज कम्पेयर टू आयनिक तो यही होगा। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी होता है, शेयरिंग भी होती है। तो यानी कि टेल उस तरफ रहती है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है और जो हेड उस तरफ रहता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। टाइप्स बॉन्ड इन NH4Cl। NH4Cl में कितनी कैटेगरी के बॉन्ड होते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं NH4Cl को यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ तो NH4 पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में। तो पहला तो हमें यहाँ पर आयनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, आयनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ बना लेते हैं, इसके बाद यहाँ H हो जाता है, यहाँ पर भी H हो जाता है, यहाँ पर भी H हो जाता है। तो देख रहे हैं कि इसमें कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक सभी बॉन्ड हैं।
तो इसलिए डी ऑल पर आपने टिक कर रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेचर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन NH4 पॉजिटिव आयन। तो नेचर ऑफ द चार्ज किस पर प्रेजेंट है? पॉजिटिव जो आपको दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन पर है कि नाइट्रोजन पर है? तो आपको ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव हम बनाते जरूर हाइड्रोजन पर है, लेकिन हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन किस पर आ जा रहा है? ये पॉजिटिव साइन आ जा रहा है आपका नाइट्रोजन पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन, जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव बनाया तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पर दिखाई दे रहा है, जबकि हाइड्रोजन पर है नहीं, होता नाइट्रोजन पर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ चल देते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जैसे H3O पॉजिटिव है तो यहाँ पर O पर पॉजिटिव होता है, H पर पॉजिटिव नहीं होता। H पर पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसका पॉजिटिव खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ने दिया तो पॉजिटिव उसके ऊपर आ गया। इस तरीके से BF4 नेगेटिव, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ साथ हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं। आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कैसे करते हैं? पोलर का मतलब है एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव हो, और ये पार्शियल होता है। जैसे HCl का अगर स्ट्रक्चर देख लो आप, तो HCl में क्या हो रहा है? या H पर पार्शियल पॉजिटिव है और Cl पर पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लिया और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो जीरो नहीं होगा, वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, वो कम, मतलब जीरो से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि 100% इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट की भी अगर बात कर लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या है? ये प्रॉपर्टी अधिकतर इसकी यूनिट पीजीटीज में पूछी गई है। इसकी अगर यूनिट को याद रखोगे तो यूनिट इसके डिवाई यूनिट कहलाती है, यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट की यूनिट पूछी जाए तो डिवाई कहलाएगी। ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट की यूनिट मैंने नीचे बताई भी है और ये क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, यानी कि इन दोनों पर जो चार्ज है उसके बीच में जो डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है तो नॉन पोलर है, और वैल्यू जीरो नहीं है तो वो मोलर, मतलब जो है पोलर है। और यहाँ डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पीजीटी एग्जामिनेशन में जितने भी हुए हैं सभी में आ चुका है। टीजीटी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामिनेशंस में लगभग हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। और ये इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नेट फोर्स अगर हम CO2 को देखें तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए ये नॉन पोलर कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर ध्यान दे रहे हैं तो आप पोलर और नॉन पोलर इनके स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम CCl4 को ले लेते हैं तो CCl4 में आप देख रहे हैं कि एक क्लोरीन एक साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा दूसरी साइड में खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है टोटल। तो जब टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा तो मतलब यही हुआ कि फिर यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट जीरो की कंडीशन आपको लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन ये क्वेश्चन पीजीटीज में कई बार पूछा गया, तो यहाँ पर मैं पीजीटी नोट डाउन कर दे रहा हूँ और इसके ऊपर स्टार भी बना दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे NF3 है, NF3 में फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, अपनी तरफ, और नाइट्रोजन भी अपनी तरफ, उसका लोन पेयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ पर कैंसिल आउट होने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि डाइपोल मोमेंट घटेगा, जबकि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ वन डायरेक्शन है। यहाँ देखिए डायरेक्शन कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ डायरेक्शन कैंसिल आउट हो रही है लोन पेयर की वजह से, यहाँ लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन कैंसिल आउट नहीं हो रही, क्योंकि फ्लोरीन अपोजिट चार्ज लगा रहा है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। इस फार्मूले को भी पीजीटी एग्जाम्स के लिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। म्यू इज इक्वल टू रूट में μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक ही डायरेक्शन चल रही, एक ही, मतलब अगर सिस फॉर्म ले लेते हैं ना, सिस फॉर्म, तो ये आपको सिस फॉर्म दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैं सिस लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांस लिखे दे रहा हूँ। दोनों में आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि सिस फॉर्म जो होती है वो पोलर है, जबकि ट्रांसफॉर्म को अगर आप देखते हो तो ये नॉन पोलर है। ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर क्यों? क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है फोर्स, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट चलिए कंडीशन नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आर्थो, मेटा और पैरा, इनमें आर्थो, मेटा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आर्थो वाले में ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो थीटा है वो डिक्रीज है, यहाँ थीटा और बढ़ गया और यहाँ थीटा बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 180 डिग्री बना लिया। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट जिसका थीटा कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो ऑर्थो का ज़्यादा है, उससे कम मेटा का है और देन पैरा। ये पीजीटीज में पूछा गया है। अगर आप पेपर आपके सामने है तो उठाइए और देखिए, पूछा जा रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है कि ऑर्थो का कि मेटा का। ये ध्यान देना। फजान रूल भी बहुत ज़्यादा पीजीटीज में पूछा जाता है। फजान रूल में परसेंटेज यानी करेक्टर कैलकुलेट करते हैं, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन भी यहाँ पर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फजान रूल क्या होता है, ग्रेटर इज द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। यानी कि कोवेलेंट करेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर यानी कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा और उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। पोलराइजेशन जो होता है वो हमेशा पोलराइजिंग पावर के टर्म में एक्सप्रेस होता है और कैटायंस पर डिपेंड करता है, कैटायंस के साइज और एनायन के साइज पर। कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होता है, तो इसलिए अगर आप देखते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है, RbCl, CaCl है, इनको अगर आप नोट डाउन कर पा रहे हो तो इनमें देखो साइज बढ़ता चला जा रहा है। लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का बड़ा हो गया, पोटेशियम और बड़ा हो गया, रुबिडियम और बड़ा हो गया, सीजियम और बड़ा हो गया। साइज बढ़ते चले जा रहे हैं तो कोवेलेंट करेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जा रहा है और आयनिक करेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर घटता चला जाएगा, लेकिन एनायन का साइज यहाँ पर हमने सेम रख दिया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी, अगर कैटायन वेरी कर रहा है तो एनायन कांस्टेंट कर दिया। देखो NaCl हो गया, MgCl। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर साइज देखते हैं तो साइज क्या सिलिकॉन का छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव। तो कोवेलेंट करेक्टर वहीं ज़्यादा होगा ना जहाँ कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चले आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल है कि भाई स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो अपना आउटर मोस्ट सेल को पूरा कहें या फिर डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल को स्टेबल नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को वो गेन कर लेता है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। इन पॉइंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। देखिए नोट्स भी आपको कितने लाजवाब दिखाई दे रहे होंगे और ये नोट्स यूपी पीजीटी के क्लासेस के हैं। अगर आप यूपी पीजीटी के क्लासेस को यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो करते हैं और इसी तरीके के नोट्स बनाते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। यानी नोट्स की एक लेवल होनी चाहिए, नोट्स का एक पढ़ने का अपना अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर नोट्स अट्रैक्टिव हैं पढ़ने में तो फिर मज़ा ही कुछ और आता है। बात बिल्कुल सही है। अगर CU पॉजिटिव को देखो तो ये स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कर रहा है, ये आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन कर रहा है, मोर कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ये भी मोर कोवेलेंट हो जा रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि विच इज़ मोर कोवेलेंट। तो अब दिखाई देना है आपको ये स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो Ag प्लस CU पॉजिटिव, AU ट्राई पॉजिटिव, ये सब स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को गेन करते हैं और इसीलिए ये मोर कोवेलेंट बोले जाते हैं। के पॉजिटिव को अगर चेक करो KCl में तो वो भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को गेन कर लेगा, 100% नोबल को गेन करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी स्टेबल हो जाएगा और कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा। साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो एनाइन का साइज बड़ा ही होना चाहिए। देखिए मैंने कितने रिप्रेजेंटेशन से दिखाया कि Na हर जगह सेम साइज का है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जैसे I नेगेटिव आयन सबसे बड़ा है तो आयनिक करेक्टर इसके अंदर आपको ज़्यादा दिखाई देगा ना, आपको कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों कोवेलेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको हमने बताया है कि कोवेलेंट करेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है इस बात पर कि एनायन बड़ा हो और कैटायन छोटा है। तो एनायन का साइज यहाँ पर सबसे बड़ा है, कैटायन का साइज छोटा है। तो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा कि एनायन का साइज घटे और कैटायन का साइज घटे और एनायन का साइज बढ़ जाए। इस बात की जिम्मेदारी के साथ में आपको बोलना पड़ेगा। चार्ज ऑन एनायन, अब यानी कि चार्ज चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, दोनों पर ही चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ
पोलराइजिंग पावर बोल सकते हो, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट करेक्टर, ये दोनों बातें ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोर पोलराइजिंग पावर या फिर मोर कोवेलेंट करेक्टर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि यार केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो देखो अट्रैक्टिव नोट्स भी होने चाहिए हमारे पास में, और ऐसे नोट्स जो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। NaCl, Na2S, Na3P, तो यहाँ देखो ये तो सब सोडियम है, लेकिन इस साइज अगर देखें तो एनायन का P नेगेटिव का साइज बड़ा है, सल्फर का साइज थोड़ा छोटा है, क्लोरीन का साइज और छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग चार्ज पोलराइजिंग पावर, इंक्रीजिंग चार्ज पोलराइजिंग पावर को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो फिर यहाँ आप याद रखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग चार्ज पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करती कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मेटेलिक बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1923 में लॉरेंज ने मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पूछा, और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। इस बात का ध्यान देना, मेटल अगर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बात का ध्यान देना। कर्नल्स उसके अंदर होंगे, और कर्नल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसको आप लोग मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हो। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये बातें आपको पता है, और ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, ये भी पीजीटीज में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या चीज़ है। तो वन रिफ्लेक्शन क्लास है ये आप रिफ्लेक्शन केमिकल बॉन्ड का देख पा रहे हो। इस रिफ्लेक्शन में आपको जरूर ये समझ में आएगा कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग में किन किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करते रहना। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उनके बीच में, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के बीच में। ये बात खास याद रखनी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन यहाँ बताया है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रिप्रेजेंटेशन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के अगर मैं टाइप को देखता हूँ तो देखिए एक तो ये कॉज क्या होता है, कॉज इसके अंदर वही पोलैरिटी का रीज़न होता है कि भाई पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पॉजिटिव वाला अपनी तरफ से खिंचवाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब डाइपोल जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो बहुत सारे डाइपोल आपस में सेट होते चले जाएंगे, लेकिन ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के केस में ही संभव है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ किताबों ने लिखा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो, मतलब क्लोरीन सल्फर में, क्लोरीन में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मत। अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी वीक है, और कितना वीक उसे बनाओगे, तो इसलिए वीक वाला वर्ड यहाँ पर यूज। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी ही वीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी पहले से ही वीक होता है। और ये दो कैटेगरी का है, इंटरमॉलिकुलर, यानी कि अगर हम लोग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल बनता है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल बनता है, किसके बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल के बीच में वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की कि HF के बीच में भी बात हो, फिर दूसरा अमोनिया के बीच में बात हो, फिर तीसरा H2O के बीच में बात हो। इन सभी के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल बने। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल बनता है तो फिर कहलाता है वो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बनता है। किस के बीच में, विद इन द मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पर मैं पेन से ये बना रहा हूँ, ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा, तो ये सब विद इन द मॉलिक्यूल है। और विद इन द मॉलिक्यूल में आपने इंट्रा, और इससे प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ले लिया हमने प्रॉपर्टीज़ में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, भाई फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं होता है HF का एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर को तोड़ने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़रूरत पड़ रही है कि हम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ें, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जबकि HF में 2 ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर केवल कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब आसानी से टूट जाएगा।
NH3 में आपको लग रहा होगा कि 4 हैं, लेकिन NH3 की खास बात ये भी आपको ध्यान देनी है कि वहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये सभी क्वेश्चन यूपी पीजीटीज में बहुत पूछे जा चुके हैं, यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करते रहिएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखें तो उसमें कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल सेपरेट है, दूसरे से अटैचमेंट नहीं, इसलिए ये बात ध्यान दीजिएगा। और एबनॉर्मल मोलर मास की बात आ जाइए तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो पर ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास कंबाइन कर जाएगा तो डबल आपको दिखाई देने लगेगा। तो डेंसिटी ऑफ आइस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही आपको लेस दिखाई देती है, एयर स्पेस उसके अंदर आ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पानी होता है और कुछ बर्फ होती है। जो पानी है वह बर्फ की एयर में फिल हो जाता है, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी इसलिए मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ पर जो एयर स्पेस है उनके अंदर भी वाटर जाकर के फिलअप हो जाता है। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ये यूपी पीजीटी के साथ साथ कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मैं पीजीटी एग्जाम से लिखे दे रहा हूँ, आप हर बात को मेरे नोट डाउन करिए। पीजीटी एग्जाम से हर बार लगभग आ जाता है क्वेश्चन। एक तो डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर और ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए का, उन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज की वीडियो है, इस पर बहुत फोकस करते रहिए। और साथ ही साथ हम लोग अब बात कर लेते हैं यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक टॉपिक इसमें जरूर पढ़ना है आपका जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आपको मैं सिंपल में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, यानी कि इंटरमिक्सिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक orbitals of nearly same energy level, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हमें दो थ्योरी भी जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम अगर आपको जानकारी में है तो नाम बिल्कुल याद रखिए। पहली थ्योरी का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात होती है यहाँ पर, और ये नेहलम और जिलेस्पाई ने प्रोड्यूस की थी। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट चलता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात होती है। लोन पेयर आपस में ज़्यादा रिपेल करते हैं, और ये पार्ट पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस पर मैंने पीजीटी यहाँ ऑलरेडी पहले से भी लिखा हुआ, फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ। पीजीटी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम्स के लिए, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड पेयर अगर रिपल्सन है तो फिर मतलब केवल बॉन्ड पेयर ही है तो फिर रेगुलर शेप होगी। अगर लोन पेयर है और या लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो फिर इरेगुलर शेप निश्चित तौर पर हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया है कि आखिरकार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। रुक जाइए, मैं थोड़ा सा अपने को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे जाए। तो यहाँ देखिएगा कि अगर हम लोग नोट कर पा रहे हैं तो ये जहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है वहाँ पर मॉलिक्यूल की शेप डिस्टर्ब हो जा रही है, और डिस्टर्ब होने से आपने देखा है कि यहाँ देखिए, अगर मीथेन मॉलिक्यूल देखो तो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, जबकि आप ये अमोनिया मॉलिक्यूल देखो तो यहाँ पर एक लोन पेयर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये लोन पेयर जो है इसकी वजह से जो है शेप पिरामिडल होती चली जा रही है। शेप में वेरिएशन जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से, वो आपको लोन पेयर है। अब वाटर में देखिए, वाटर में अगर आप देख पा रहे हो तो वाटर में यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो 2 की वजह से और बॉन्ड एंगल आप जो मतलब बॉन्ड नीचे की तरफ और ट्विस्ट कर गया। इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में पीजीटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर चले आइए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो पॉलिंग ने दी थी, और 1926 में करेक्शन किया था हिटलर ने एक्सप्लेन की थी इस थ्योरी को। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड, इसे बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी,
क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑलरेडी जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जरूरी जानना यह है कि अगर हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड लेते हैं तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए सिग्मा बॉन्ड केवल दिखाया गया है। इसी तरीके से फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखिए तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड ही दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रखी है। इसी तरीके से आगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चल रहे थे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है और फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हुई है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जो यहाँ के डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर बीच में जो मिडिल पे आपको दिखाई दे रहा है ये सिग्मा है और ऊपर नीचे आपको पाई दिखाई दे रहा है। 2 पाई है और एक सिग्मा है। देखो यहाँ 2 पाई दिखाया गया है, एक सिग्मा दिखाया गया है। HCl मॉलिक्यूल को अगर नोट डाउन कर पा रहा है तो यहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड है और ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जिसे हम लगातार इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अभी मैंने आपको बताना शुरुआत की थी कि भाई इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और उससे जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है उसे हम लोग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है उसकी एनर्जी सेम होती है। उसकी शेप लगभग आपको यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दी है मैंने कि शेप आपकी लगभग और लगभग इस तरीके की होती है, ये शेप होती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ये शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल की मानी जाती है। अगर एक ऐसे पी से बनी है तो sp हो जाएंगी तो sp 2 बनेंगी। इसी तरीके से sp2 जब हो जाती तो 3 बन जाती। तो sp में क्या होगा, 2 sp बनेंगी, इस तरीके से 2 sp बनेंगी। और BeCl2 का एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। BeCl2 की जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा, लीनियर शेप हो जाती, शेप लीनियर हो जाती, एंगल आपका 180 डिग्री का हो जाता है। और यहाँ शेप याद रखिएगा। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इसमें अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं तो एक s ऑर्बिटल और p की 2 हो जाती हैं। तो टोटल अगर sp2 देखें तो टोटल sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाती हैं। और इसमें जो शेप आती है वो ट्रायंगुलर शेप आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम लोग आगे चल लेते हैं तो इसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आपने पढ़ा है, ये सब इस पे समय नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल यानी sp3 में 4 बनेंगे, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मीथेन का एग्जाम्पल, टेट्राहेड्रल शेप, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। बस एकदम फटाफट बढ़िया से याद कर लीजिए इसे। और ये पूछे भी जाते हैं कि शेप पर। और sp3 है डिहाइब्रिडाइजेशन में चले आइए। PCl5 का एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक s होती, px py pz मिलती हैं और 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो यहाँ पर d की ये पूछा जाता है कि d की कौन सी ऑर्बिटल इसमें यूज हो रही है, तो dx² - y² यूज हो रही है। यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, sp3d3 हो गया। इनमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें एग्जाम्पल PCl5, SF6 और IF7। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लगातार डिस्कशन करते रहते हैं अपने क्वेश्चंस में, उनको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन के मॉलिक्यूल में, CCl4 के मॉलिक्यूल में, तो नंबर ऑफ लोन पेयर पता कर लीजिए और नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ दिए तो 3 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हुए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल में देखो बॉन्ड पेयर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर देखो आपको तो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 4 टोटल हो गया। यहाँ पर भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को नोट किया गया है, ध्यान दीजिए। इसी तरीके से SF6 में चले आइए तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लोन पेयर, तो टोटल 7 हो गया। मतलब फिर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे, एक s हो, p की 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते, फिर d की 3 हो जाएंगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। तो ये सभी एग्जाम्पल एक से बढ़कर के एक एग्जाम्पल आपके सब PGTs के एग्जाम्पल हैं और ये PGT एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। तो अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इन पर सभी पे PGT स्टार बना लीजिए और ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, इनको पढ़िएगा जरूर। XCF6 में चले जाइए तो XCF4 सॉरी, इसमें 2 लोन पेयर हो जाते हैं, तो 2 लोन पेयर हो गया, 4 होते तो 6 हो गया, तो 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है जी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद कंटिन्यू कर लीजिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी।
मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी पता है, हुंड और मुलिकन ने दी थी। और इसमें दो टाइप की ऑर्बिटल होती हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, दिखाया गया है यहाँ पर लो एनर्जी और हाई एनर्जी को समझाया गया है। इसी के बाद अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें वेव फंक्शन जो होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, और दोनों सेम फेज को मिलाओगे तो हाइट और जो डेप्थ होती है ये बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो बन करके आएगी वो आएगी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये पूछा जाता है, यहाँ पर एडिशन हो जाता है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग बनती है वहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि जो हाइट है डेप्थ है वो डाउन पड़ जाती है, घट जाती है। बॉन्डिंग को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई और डेल्टा, जबकि एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात होती है, डेंसिटी की बात होती है। प्लस का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर दो प्लस की ऑर्बिटल जोड़ी हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर दोनों ओवरलैप कर रही है तो फिर मतलब बॉन्डिंग बन रही है। बॉन्डिंग का मतलब है कि वहाँ पर सिग्मा, हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बनेगी। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने नोट कर पा रहे हैं तो ये आपकी पाई पी ऑर्बिटल है, हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ भी, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन एक एस है और एक पी है, तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गई। तो इस तरीके से हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का सेम एनर्जी लेवल फार्मूला चलता है, और सेम एनर्जी लेवल में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है। इसमें मैंने एक कंसेप्ट भी नीचे जो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के बताए हैं, ऑक्सीजन से नियॉन तक में दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पर पाई 2p x और पाई सिग्मा 2p z बाद में आता है, पहले पाई 2p x आता है। जबकि इसके केस में देखिए, इसके केस में चलेंगे तो यहाँ सिग्मा 2p z पहले आ जाएगा और पाई 2p x बाद में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन से नियॉन तक की बात हो रही है। इसी के बाद चल लेते हैं, हमने आपको बताया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूला पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है कि हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका ध्यान दीजिएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो इसे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो बिटवीन डबल और ट्रिपल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो अनस्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा है तो स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जा रहा है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जा रहा है, आपको दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी समझाए गए हैं, आपको देखिए यहाँ पर H2 प्लस H2 को समझाया तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो सिग्मा 1s2 हो गया, स्टार तो खाली चला गया तो सिंगल बॉन्ड हुआ, स्टेबल हुआ, डायमैग्नेटिक हुआ। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसा है, पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जब पेयर्ड है तो फिर सिंपल सी बात ये हो गई कि ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। अगर H2 प्लस की बात करते हैं तो H2 प्लस में भी सेम कंडीशन चल रही है, लेस स्टेबल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड है। He2 अनस्टेबल होगा और डायमैग्नेटिक होगा, अगर होता तो पहले अनस्टेबल ही है, डाय की तो बात ही बाद में होगी, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ रहा है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर की कंडीशन जरूर याद रखिए। चाहे सबसे ज़्यादा पूछने वाला मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक्सेप्शन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, एक्सेप्शन है। यहाँ पर 14 है, लेकिन अगर आप देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, पाई 2px बाई 2, यहाँ पर आपने देखा सिग्मा स्टार 2s जो है वो यहाँ आ चुकी है, ये यहाँ आ चुकी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जबकि सिग्मा 2s यहाँ पर है और सिग्मा स्टार 2s यहाँ पर, तो यही डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, और CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 3.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर नोट कर लीजिए कि CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। बाकी NO के बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, फार्मूला सेम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे CN मैंने बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक फार्मूला याद कर लो अनुसार का ये वाला, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाइन से इधर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लें। इधर बॉन्ड ऑर्डर 14 का 3 याद कर लो,
14 वाले का आप 3 याद कर लीजिए, इसके ऊपर 0.5 घटाते चलिए, 2.5 फिर 2 फिर 1.5 1, नीचे 0.5 फिर घटाते चलिए, मतलब 3 के ऊपर भी घटना है 3 के नीचे भी घटना है, फटाफट आपको बॉन्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, सिंपल मेथड है। अब किसी का भी निकाल के चेक कर लो, जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो 16 में क्या हुआ, 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, 17 वाले का 1.5 आ गया, 18 वाले का 1 आ गया। सिंपल तरीका, 14 वाले का याद कर लीजिए, उसके ऊपर भी 0.5 घटाते चलिए, उसके नीचे भी 0.5 घटाते चलिए, 10 से लेकर के 20 तक की गिनती लिख दीजिए, फटाफट सब बढ़िया से याद हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी के आगे हम लोग इनके अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पर भी पीजीटीज एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगातार कंटिन्यूटी में पूछे गए हैं, इसलिए इनको भी आपको छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो फिर बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी, तोड़ना आसान हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। sp3 sp2 sp में देखो तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड की लेंथ जो है वो क्या होती चली जाएगी, वो छोटी होती चली जाएगी। तो sp में देखो बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है, sp2 में 134 है और sp3 में, यहाँ एस करेक्टर बहुत कम है ना, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ घट जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लेंथ जब घटेगी तो फिर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर चले आइए, एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू द बॉन्ड लेंथ, ये मैं अभी आपको बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एच, एच एफ, एच आई, यहाँ से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो एच आई ज़्यादा एसिडिक होगा भाई। अगर एसिडिक करेक्टर को भी देखना चाहो तो एच आई मोर एसिडिक होगा और एच सी एल के कंपेरिजन में, क्योंकि डिसोसिएशन जल्दी हुआ जा रहा है HBr के कंपैरिजन में, देन HCl और उसके बाद आपका HF आ जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बॉन्ड की बात कर लें तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड की भी वही कंडीशन चलती है। बॉन्ड एंगल में अगर आ जाते हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है ऑर्बिटल्स का, मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, तो यहाँ पर एंगल मैं लगातार पढ़ाता भी रहा हूँ। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल 109.5 डिग्री का, लेकिन लोन पेयर की वजह से एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ लोन पेयर होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगी, लेकिन एंगल 107.5 डिग्री का हो गया। यहाँ पर वाटर के केस में आ गए तो यहाँ पर एंगल और घट गया, क्योंकि 2 लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहा है, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। देखिए ये पूछा भी गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी शेप क्या होती है, तो बताना कि भाई सिलेंड्रिकल होती है। इसकी शेप क्या होती है, ये आपकी ट्रायंगुलर होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल भी पूछे जाते हैं तो ये बात आपको ध्यान देनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, ये बात भी बताए। रेजोनेंस भी टॉपिक आपको पता है कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब रेजोनेंस आपको ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला भी आपको ध्यान देना है, और ये फॉर्मल चार्ज Fc = V - N - B/2, ये ऐसे कर सकते हो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ द, यहाँ पर Fc क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आप नोट कर पा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ द कितने लोन पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है, बॉन्ड पेयर जितने बॉन्डिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर। और अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन नंबर 1 है, यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पर आपको लोन पेयर्स दिखा जाए। नंबर ऑफ द लोन पेयर्स, n का मतलब है np कर दो, n नंबर ऑफ लोन पेयर्स कर दीजिए, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर्स 2 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसी में डाउट आपका नहीं बनेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर लो, सिंपल सी बात है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग कितने, यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, माइनस, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने देखो, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 6, तो 6/2 कर दो, ऑटोमेटिक +1 का चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट, ये वो चार्ज होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, तो ये बात ध्यान देना। इंपॉर्टेंट MCQs भी लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में इसी से जुड़े हुए, लेकिन ऐसे MCQs पढ़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को तहे दिल से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़िया नोट्स
बनाइए और इन्हीं नोट्स की मदद से करिए तैयारी यूपीपीजीटी, बीपीएससी, DSSB और नवोदय विद्यालय समिति के साथ साथ केंद्र विद्यालय के एग्जामिनेशंस की, और क्रैक करिए इतने बेस्ट और क्विक रिवीजन नोट्स के साथ में वन शॉट। हमारा आपने देखा कितना दमदार वन शॉट है, और ये वन शॉट ही आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखता है, थ्योरी भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझाएगी। और अगर आपको ये नोट्स आपको चाहिए तो फिर हमारे केमिस्ट्री नोट्स के फोल्डर पर जाइए, ऐप में जाकर के वहाँ से इसको डाउनलोड आप कर सकते हो। ऐप का नाम है केमिस्ट्री नोट्स, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर पहला ही आपको कोर्स दिखाई दे जाएगा। थैंक यू।